आज की ये चर्चा निश्चित रूप से जो 17 नवंबर को हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, प्रातः 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक मतदान का समय है, तो अधिक से अधिक लोग मतदान करें और कराएं, इस विषय पर है। अभय गर्ग साहब पधार चुके हैं, आइए आप सभी का स्वागत है। मतदान क्यों आवश्यक है और मतदान की क्या भूमिका है, आज इस विषय पर हमारे बीच में भारतीय शिक्षण संस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री उमाशंकर पचौरी साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनका सबसे पहले स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। इस मतदाता समूह के द्वारा ये आज का तीसरा कार्यक्रम है और विषय केवल एक ही है कि हमें मतदान करना है और अधिक से अधिक मतदान करना है, क्योंकि मतदान केवल आपका एक वोट नहीं है। मतदान ये तय करता है कि अगले 5 साल कौन आपके लिए नीतियां बनाए, कौन आप पे शासन करे और कौन हमारी राष्ट्रवाद को ऊपर लेके जाए। तो इस हेतु मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि यहां बैठे हुए सभी लोग, आप सबकी हनुमान शक्ति को भी जगाने के लिए ये कार्यक्रम है और हनुमान जी की शक्ति जगाने के लिए तो हनुमान चालीसा हमारे रचयिताओं ने लिखी है और जब उस हनुमान चालीसा को आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते हैं, हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं और हनुमान जी की शक्ति का गान करते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि आप इतने शक्तिशाली हैं। और जब ये बता लेते हैं कि आप कितने शक्तिशाली हैं, फिर उनसे मांगते हैं। तो ऐसा ही आज मैं आपकी शक्ति को जगाने आया हूं, आपके अंदर की शक्ति को जगाने आया हूं कि आप यहां बैठे हुए कोई एक व्यक्ति नहीं है। हम व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, दिन भर में 150 लोगों से मिलते भी हैं और न केवल मिलते हैं बल्कि हमारी बात का प्रभाव भी होता है। तो जब हम लोगों से मिले, अपने नातेदार रिश्तेदारों को दीपावली की शुभकामनाएं दें, धनतेरस पे जब बाजार में खरीदारी करने निकले तो सबसे एक बात जरूर करें कि इस बार वोट डाल के जरूर आना, क्योंकि राष्ट्रवाद का एक उदाहरण ये भी है, एक परिकल्पना ये भी है कि खुद के द्वारा खुद के ऊपर शासन। जब खुद के द्वारा खुद के ऊपर शासन की हम बात करते हैं और वोटिंग का परसेंटेज 58 होता है, तो वो 42% कौन है जिनके ऊपर हम शासन तो करते हैं लेकिन वो अपना निर्णय नहीं देते हैं कि किसको शासन करना है। उन 42% लोगों को चिन्हित करना है और ये मतदान का प्रतिशत 100% करना है। ये हमारा आज संकल्प होना चाहिए, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। और जिस तरह से हम अपने घर के अंदर शादी ब्याह या त्योहार मनाते हैं तो उस दिन सारे काम छोड़ देते हैं, तो मतदान वाले दिन भी प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक अगर हम केवल ये 11 घंटे इसके लिए दे देंगे तो मैं लगता है कि हम अगले 5 सालों में 100% की सरकार को चुनेंगे और सभी लोग मिलकर हम अपने ऊपर शासन करेंगे। इसके आगे मैं और बात करता हूं कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो मतदान स्थल तक तो पहुंच गए, अब वोट डालना है आपको, तो वोट डालने के वक्त आपके सामने कई विकल्प होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि देश की आजादी की शुरुआत, लड़ाई इस राष्ट्रवाद से ही हुई, क्योंकि जो जो ब्रिटिश शासकों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया क्यों तो हम संगठित होते चले गए और संगठित होते चले गए तो इस देश की आजादी की लड़ाई शुरू हुई, जिसे राष्ट्रवाद के रूप में हमने देखा, जिससे उससे बड़ा उदाहरण राष्ट्रवाद का कोई नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद क्या होता है?
संस्कृति, इतिहास, परंपरा और भाषा के आधार पर स्वयं को एकत्रित कर खुद के द्वारा खुद पर शासन। इसके साथ जो हमारा पैसा है वो हमारी देश में रहे और हमारे लोगों के विकास में काम आए, ये भी एक राष्ट्रवाद है। खुद के ऊपर खुद का शासन अर्थात कोई भी विदेशी शक्ति या विदेश में जन्मा हुआ व्यक्ति हमारे यहाँ की नीतियों में कोई हस्तक्षेप नहीं करे, इसका भी हमें ध्यान रखना है। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी संपदा का दोहन करने के लिए और हमारे धर्म को समाप्त करने के लिए मुगलों ने, चंगेज खान, औरंगजेब, इन आताताइयों ने पहले हमले किए और उसके बाद वास्को ड गामा के रूप में भारत एक ब्रिटिश कंपनी आई और उसने हमें गुलाम बनाया। और जब गुलाम बनाया तो यहां बैठे हुए मुझे नहीं लगता कि 18 वर्ष का भी कोई व्यक्ति बैठा है। 18 वर्ष का कोई है, मतलब यहां नहीं है। उन लोगों ने भी अपनी उस कंपनियों में सेवाएं दी और सेवाएं देने के बाद जो एक हमारे मंगल पांडे जी, वो ब्रिटिश कंपनी में एक सिपाही थे और सिपाही होने के बाद उनको रोजगार का भी वही साधन रहा होगा, लेकिन रोजगार के उस साधन होने के बाद भी उनको लगा कि नहीं, ये हमारी संपदा का, ये हमारी धरोहर का, ये हमारी संस्कृति को विनाश करने का काम कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और ऐसा एक मंगल पांडे जी नहीं थे, भगत सिंह जी, खुदीराम बोस जी 18 वर्ष की आयु में, मैंने जो 18 वर्ष का कहा था, 18 वर्ष की आयु में उनको फांसी दे दी। राष्ट्रवाद का इससे उच्चतम उदाहरण मेरे को नहीं लगता कि जो व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर और अपनी संपदा को छिन्न भिन्न करने से रोकने के लिए अपनी जान की न्यौछावर दे दे, जान की बलि दे दे, उससे बड़ा राष्ट्रवाद कुछ नहीं हो सकता। हमारा देश राजा भरत कुमार के द्वारा बसाया गया भारत कहा जाता है, जिसे बाद में हिंदुस्तान भी कहा गया। और जब अंग्रेज आए तो उन्हें हिंदुस्तान बोलने में अच्छा नहीं लगता था। और जब उन्हें अच्छा नहीं लगता था और हमारे सैनिकों ने, हमारे जांबाजों ने इनकलाब जिंदाबाद का भगत सिंह जी ने नारा देकर इस देश में इतनी बड़ी क्रांति खड़ी कर दी कि अंग्रेजों को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि उन्हें ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा, ये तय हो गया। लेकिन अंग्रेज थे, उन्होंने कहा कि हम भले यहां से चले जाएं, लेकिन कुछ ऐसा छोड़ के जाएंगे कि इनकी संस्कृति, इनकी संपदा, इनकी धरोहर, इनकी संस्कृति को छीण करते जाएंगे, इनकी संपदा और इनकी धरोहर को हम उपयोग करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। और बड़े, मुझे लगता है कि बड़े प्लान वे में उन्होंने भारत का नाम इंडिया रखा। और जो जो आजादी के बाद हम इंडिया को लेकर आगे बढ़ते गए, तो पाश्चात्य शैली ने हमारे ऊपर हावी हो गई। और उस पाश्चात्य शैली का असर यह हुआ कि हम माताजी पिताजी तो कहना भूल गए। अगर किसी घर में कोई छोटा बच्चा माताजी और पिताजी कहता है तो हम उसे टोकते हैं, नहीं मम्मी और डैडी बोलो, क्योंकि हमें खुद को ऐसा लगता है कि अगर हमारा बच्चा माताजी और पिताजी बोलेगा तो हम पिछड़े उसमें आएंगे, कि हम लोग मानसिक रूप से पिछड़े हुए लोग। हमारे यहाँ जब घर से बाहर निकलते हैं तो माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेके निकलते हैं, लेकिन वो संस्कृति बदल गई। मॉम और डैड कहकर हम बाय कह के निकलने लगे। हमारे यहाँ केक काटने की प्रवृत्ति नहीं थी, क्योंकि हम काटने में नहीं जोड़ने में विश्वास रखते हैं। और केक काटते वक्त मोमबत्ती बुझाने की भी प्रवृत्ति नहीं थी, क्योंकि हम
उजाले से अंधेरे की ओर नहीं, अंधेरे की उजाले की ओर जाने में विश्वास है। लेकिन ये संस्कृति हावी हुई, ये संस्कृति हावी हुई तो उन्होंने जाते जाते इंडिया रखा, और इंडिया का ये दुष्परिणाम हुआ कि हम अपनी संस्कृति को भूलते गए। दूसरा दुष्परिणाम हमारे पैसे का हुआ कि हम विदेशी वस्तुओं को अपनाने लगे, और विदेशी वस्तुओं को अपनाकर अपनी शान समझने लगे कि आज मैं विदेशी घड़ी पहना हूं, अपने दोस्तों के बीच में जाकर दिखाता हूं कि देखो ये विदेशी घड़ी पहना। वो विदेशी घड़ी नहीं है, आपने अपना पैसा जो इस राष्ट्र के काम आता विदेश में भेज दिया। घड़ी तो समय बताने का ही काम करेगी, उसके डिजाइन में अंतर हो सकता है, लेकिन जो असली काम किया कि आपने जो पैसा वहां भेज दिया, और यही अंग्रेज चाहते थे, जिसमें हम आज तक, मैं ऐसा मानता हूं कि आज तक अभी हमें पूरी आजादी नहीं मिली है। हमारे यहां उच्च न्यायालय में अगर कोई हिंदी में बात करता है या हिंदी में अपने पिटीशन दाखिल करता था तो उसमें सुनवाई नहीं है। शिक्षा का स्तर भारत का क्या है हम सबको मालूम है, और वो वकील साहब जब साइन कराते हैं, वकील साहब क्षमा करना, मैं मतलब कह रहा हूं, वकील साहब जब साइन कराते हैं एफिडेविट पे, और अंग्रेजी में, तो हमें नहीं मालूम होता कि वकील साहब ने क्या लिखा है। वकील साहब की गुडविल, वकील साहब का व्यवहार इस बात का प्रमाण होता है कि उन्होंने ये कह दिया कि यहां यहां साइन कर दो, हम हाथ नीच के साइन करते चले जाते हैं। हमें नहीं मालूम ही नहीं है कि उसके अंदर क्या लिखा है। हम जब धर्म की बात करते हैं तो हमें यह कहा जाता है कि धर्म की बातें नहीं होना चाहिए, राजनीति में धर्म की बातें नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? धर्म की बात कहां नहीं है? जन्म से लेकर मरण तक धर्म है, तो हम धर्म से पीछे क्यों हटेंगे? हम जब न्यायालय में जाते हैं तो शपथ पत्र देते हैं और उसमें लिखते हैं कि मैं शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूं। शपथ क्या है? गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं, ये क्या धर्म है? जब कोई विवाद होता है तो हम ये इस छोटे छोटे मसले इस बात पर निपटा लेते हैं कि मंदिर में आके आप ये कह दो कि आपने ऐसा किया था, हम मान लेंगे। आपने पैसे दिए थे, हमारे यहाँ नहीं लिखे, और अगर आप मंदिर में आके ये कह दोगे कि हमने पैसे दिए तो हम मान लेंगे कि आपने पैसे दिए थे। तो फिर हम धर्म की बात क्यों ना करें? इन सब बातों को योजनाबद्ध तरीके से हमसे दूर किया जाता रहा और हम दूर होते गए। लेकिन हमारे जो ईष्ट है भगवान राम इतने सालों तक कोठरी के अंदर बंद होके रहे। वो वनवास तो 14 साल में मुक्त हो गए थे, लेकिन राम जन्मभूमि पे उनका मंदिर बन जाए ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन धीरे धीरे जब कहते हैं कि जो आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो वो इसलिए शुरू हुई कि जब आताताई का वो हो गया, चरम पर पहुंच गई, तब हमारे जो उस समय के नौजवान, उनके अंदर एक भावना जागी और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देने के तक संकल्प लेकर उस आंदोलन को शुरू किया और आजादी प्राप्त की। इंडिया से भारत की ओर लौटना हमारा प्रारंभ हुआ। भगवान राम, मैं भी उसमें शामिल था। मैं इसको कहने में, इस खुले मंच से स्वीकार करता हूं कि मैं भी ये नारा लगाता था कि मंदिर वही बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। मुझे लगता था कि ना तो 370 हट सकती, ना 35A हट सकती और ना मंदिर बन सकता। ये केवल राजनीतिक एजेंडे के रूप में उपयोग किया जाता रहेगा और वोट लेने के लिए काम आता रहेगा। मैं खुले मंच से स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन जब 370 हटने की बात आई तो मेरे मन में कल्पना आई, क्योंकि हम ये देखते थे कि रोज हम समाचार पत्रों में हम पढ़ते थे कि आज मानव बम के रूप में वहां फट गया, कार में रखा बम था, उसमें 150 मर गए, रेलवे स्टेशन पे ऐसा बम विस्फोट हो गया। हमारे देश के अंदर एक अलग देश बनाने की बात की जाने लगी और उसमें हजारों लोग को जान की बलि देनी पड़ी, उनकी जान ले ली गई। और रोज की ये घटनाएं थी, और उसको रोकने के लिए, जिसे हम सेना को सबसे मजबूत मानते हैं, उसे रोकने के लिए जब सैनिक जाते थे तो उन पर पत्थर फेंके जाते थे और वो सैनिक अगर उन पर कार्रवाई करते थे
तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी, उन पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। तो ये सीन जब देखा तो मैंने कहा ना तो 370 हट सकती है, ना 35A हट सकती है, और ना राम मंदिर बन सकता है। इसलिए मैं भी ये नारा लगाता था कि मंदिर वही बताएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब 370 हटी, मैंने मन में सोचा कि अब ये 370 हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, देश फिर मारकाट के उसमें जाएगा, पूरे देश के अंदर मारकाट होगी 370 हटेगी तो। लेकिन वो सिर्फ सोच भर रह गई, कहीं एक कील गिरने की आवाज भी मुझे ये सुनाई नहीं दी कि 370 हट गई और एक कील भी गिरी। राम मंदिर के निर्माण में भगवान राम 22 जनवरी को अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होने जा रहे हैं। ये एक बड़े सपने से कम नहीं था, तो पूरा होने जा रहा है। हमारे यहां आप लोग भी देखते होंगे, मैं देखता हूं उसकी ऑडियो सोशल मीडिया पे आती है, हाईकोर्ट की कार्रवाई। एक गांव का व्यक्ति अपनी ओर से, उसकी कुछ समस्या थी और उसने न्यायालय में, उच्च न्यायालय में अपना दावा रिट लगाई होगी, और वो खुद अपनी बात रख रहा था, और जज साहब उसको उस भाषा में बात करके उसकी बात सुन रहे थे और वो केस जीता। ये छोटा मोटा परिवर्तन नहीं, ये बड़ा परिवर्तन है, और पूरी आजादी की ओर लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि अगर बेहतर शासक और 100% मतदान का शासक अगर हमने चुना, तो ये आजादी की लड़ाई तभी पूरी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। दूसरी बात, मैं एक व्यापारी भी हूं, तो व्यापारी होने के नाते अर्थ से संबंध रखता हूं, और मैं ये जानता हूं कि कोई भी विकास में कितना पैसा लगता है। और मैं ये भी जानता हूं कि जो विकास की कल्पनाएं हम सोचे बैठे हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे एलिवेटेड रोड हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो, चाहे खेल गांव हो, या कोई भी और ऐसे 50 परिकल्प हैं, इनको अगर पूरा कराना है तो एक व्यापारी होने के नाते मैं ये जानता हूं कि राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी तरफ से इन सबको डेवलप कर सके, इन सबको विकसित कर सके। इसके लिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो दूसरा, मैं आपसे एक आग्रह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जब भी आप मतदान करने जाएं तो इस बात को भी जरूर सोचें कि 2024 में केंद्र में जिसकी सरकार हो सकती है, उसी सरकार को 2023 में प्रदेश की सरकार के रूप में चुनेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे ग्वालियर का विकास, जो कल्पना हमने की है, हमारे मन में एक टीस है कि हमारे यहाँ का यूथ, आज के युग में एक पिता के पास बच्चा अधिकतम 15 वर्ष तक रहता है, और 15 वर्ष की आयु के बाद बेटा हो या बेटी, बेटी तो 20 वर्ष के बाद कभी भी ससुराल जा सकती है, लेकिन बेटा और बेटी 15 वर्ष की आयु में घर छोड़ के पढ़ने के लिए चले जाते, जॉब के लिए चले जाते। मेरा एक बेटा है और मेरी एक बेटी भी है। ये मैं अपनी अपबीती सुना रहा हूं। दोनों लोग बाहर पढ़ने गए हैं। पिछले 5 साल से बेटी बाहर है और पिछले 2 साल से बेटा बाहर है। तो उसे बाहर क्यों जाना पड़ा? सीमित परिवार है। मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, हर पिता की ये कल्पना होती है, मेरी भी है। तो उसे बाहर क्यों जाना पड़े? इस ग्वालियर के अंदर ही, इस प्रदेश के अंदर ही वो सब सुविधाएं क्यों ना हो जिससे उसको बाहर नहीं जाना पड़े? तो ये सब कल्पना अगर पूरी करना है तो मैं ऐसा मानता हूं कि केंद्र और प्रदेश की सरकार में जब सामंजस्य होगा तभी ये सारी कल्पनाएं पूरी हो पाएंगी। तो दूसरा अनुरोध मेरा आपसे ये है कि जब भी आप मतदान करें तो इस बात को जरूर सोचें। और आखिरी में एक बात कह के कि आप मतदान करने जरूर जाएं, और मतदान करने न केवल आप जाएं, आपका परिवार जाए, आपके मिलने वाले जाए, आपके लोग जाए। और इस बार अगर मतदान हम 75% से ऊपर करा ले जाने में कामयाब होते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारा ये मिशन
जारी रखना चाहिए और इस मिशन को 100% मतदान तक पूरा ना हो जाए, जब तक ये मिशन जारी रहेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सब जहां पधारे और धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।